नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लेकर बहुत से लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा या घटेगा। क्योंकि कहीं पर तो आप ये पढ़ते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, तो कहीं ये पढ़ेंगे कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी जगह करंट बढ़ जाता है और कौन सी जगह पे कम होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस सवाल को सुनकर आप भी यही कहेंगे कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, क्योंकि जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो V बराबर I इंटू R होता है। तो वहाँ पर हमें ये सिखाया गया है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज होता है। और दूसरी तरफ जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं यानी पावर इक्वेशन की बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारे करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और इसी सिद्धांत को हम ट्रांसमिशन लाइन में एक सिटी से दूसरी सिटी तक सप्लाई भेजने के लिए फॉलो करते हैं। वहाँ पर हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं ताकि लाइन से फ्लो होने वाला करंट आउटपुट में बहुत कम हो। और जब करंट कम होगा तो उससे I स्क्वायर R लॉस है वो भी कम हो जाएगा, जिससे हमारा सिस्टम जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर वोल्टेज और करंट के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, क्या वो डायरेक्ट रिलेशन है या वो इन्वर्स रिलेशन है। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर हम इस इक्वेशन को देखें V बराबर I इंटू R, जिसे जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओम ने हमें दिया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध किया था कि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं और फिर जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। अगर इस चीज को और भी डिटेल से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है, करंट किसे कहते हैं। तो आप करंट के बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही जानते होंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। और अगर इन इलेक्ट्रॉन को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवा देते हैं, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम करंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, इनको हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे फ्लो करवाएंगे। तो दोस्तों, जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का लगता है और उस धक्के की वजह से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरीके से हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट के आसपास किसी मेटल पीस को ले जाते हैं तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करता है और तुरंत मैग्नेट के पास जाकर चिपक जाता है। वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज या इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से क्रिएट होगी, तो ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जब हम कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही थी। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे V इजिकल टू E इंटू R होता है। यहाँ पर R जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, यानी कि वोल्टेज ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें ये तो समझ में आ गया कि वोल्टेज है तो करंट है, और जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ रहा होगा। तो यहाँ हमें वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है। अब इसे अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि किसी भी इक्वेशन में दो क्वांटिटी के बीच में कंडीशन क्या है। जैसे कि इस इक्वेशन में आप वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन समझना चाहते हो तो इस इक्वेशन में दो क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटी प्रेजेंट है ये सभी कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टोटल तीन क्वांटिटी है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। यानी कि वोल्टेज और करंट के अलावा रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट या फिक्स होता है। अगर आप रेजिस्टेंस का फार्मूला देखेंगे ρL/A होता है, यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है। और एक बार कंडक्टर बन गया तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट देखने को मिलता है।
और जब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट मिल जाती है तो आप वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे, जिसके लिए हमने एक एसी सर्किट में लोड लगा रखा है R। इस R की वैल्यू है 1 ओम। R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। तो ओम्स लॉ हमें ये बताता है V बाई I बराबर R होता है। अब इस सर्किट में 10 वोल्ट फ्लो हो रहा है और करंट 10 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, 10 की जगह 20 कर देंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है वो सेम रहेगी। अगर इस वोल्टेज को कम कर देंगे या आधा कर देंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस या जो भी लोड लगा हुआ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटाने से करंट कम हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ट्रांसफार्मर में ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, इस इक्वेशन से हमने R यानी रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट में समझा कि वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, पर ट्रांसफार्मर के केस में हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमें पावर को कांस्टेंट रखना जरूरी है। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो लोड चल रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग पर भी उतना ही लोड मेंटेन होना जरूरी है, जिसके लिए हम पावर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारा जो भी लोड या पावर है वो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग पर सेम होना जरूरी है। इसके लिए भले ही हमें वोल्टेज और करंट को ही कम ज्यादा क्यों ना करना पड़े। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ये एक ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इसके आउटपुट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 1 ओम है। तो ट्रांसफार्मर में पावर 1 है वो 100 वाट है और पावर 2 है वो भी 100 वाट है। मीन्स इस सर्किट की जो पावर है, पावर क्या होती है, वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ से जो वोल्टेज गया है उसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वाट आ जाएगा 100 वाट। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हो, करंट इनटू रेजिस्टेंस करोगे तो 100 वाट होगा। अगर हम यहाँ पर सेकेंड सर्किट की बात करें और इसको 100 वाट लेकर चले, यानी हमारे सेकेंड सर्किट के अंदर जो पावर है वो 100 वाट है, तो ऑटोमेटिकली जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट होगा और जो करंट है वो 10 एम्पियर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि आउटपुट में 100 वाट आ रही है। लेकिन अगर हम प्राइमरी साइड में देखें, क्योंकि प्राइमरी साइड हमारा इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम वेरी कर सकते हैं। वहीं पर हमने देखा कि 100 वाट पावर को मेंटेन रखना है, उसको मेंटेन रखने के लिए अगर हमने वोल्टेज को 50 कर दिया तो ऑटोमेटिकली करंट को 2 एम्पियर होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद पावर P1 है वह 100 वाट होना चाहिए, क्योंकि वही पावर ट्रांसफार्मर की मदद से आपकी सेकेंडरी सर्किट में ट्रांसफर होता है। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज को यहाँ पर 100 वोल्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में आपका जो करंट है वो ऑटोमेटिकली 1 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो 100 वाट पावर को मेंटेन रखेगा। तो ट्रांसफार्मर की कंडीशन में हमने देखा कि हम पावर का फार्मूला यूज में ले रहे हैं और इस सर्किट में हमने ओम्स लॉ का फार्मूला यूज में लिया है। यहाँ पर आपका वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम होता है और वोल्टेज घटाने से करंट बढ़ता है। सिमिलरली अगर हम इस सर्किट की बात करें तो इसमें वोल्टेज बढ़ाने से करंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो दोस्तों, ये 2 कंडीशन थी जिसमें काफी लोगों को डाउट रहता है कि वोल्टेज बढ़ाने से कभी तो करंट बढ़ रहा है और कभी करंट कम हो रहा है। और ये 2 कंडीशन अराइज होती है लोड की वजह से कि वो किसके अक्रॉस लगा हुआ है। अगर वो एक फिक्स लोड है तो उस जगह हम ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करते हैं। अगर ट्रांसफार्मर का लोड है तो उस कंडीशन में हम पावर का फार्मूला यूज करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कंडीशन में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा और कौन सी कंडीशन में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम होगा। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइए। आगे भी इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।